हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम क्रोन्स डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है ये। तो हम एक केस सिनेरियो डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर इसकी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो क्रोन्स डिजीज़ में सबसे पहले हमारे पास एक पेशेंट आता है, 24-year-old मेल हु प्रेजेंट्स विद द क्रोनिक डायरिया एंड वेट लॉस फॉर 6 मंथ। मतलब डायरिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। हिस्ट्री में क्या बताया गया कि फ्रिक्वेंट नॉन ब्लडी डायरिया है, ब्लड नहीं आ रहा डायरिया में। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, उसमें क्या होता है, ब्लडी डायरिया होता है। 10 to 15 टाइम्स पर डे इतना ज़्यादा ब्लडी डायरिया होता है वहाँ पे। यहाँ पे कोई ब्लडी डायरिया नहीं है। एंड 5 to 6 टाइम्स इन अ मंथ, इन अ डे आएगा यहाँ पे। ठीक है। देन उसके बाद क्रैम्पिंग राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। अब हमारा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें लेफ्ट साइड में पेन होता है, क्योंकि उससे मोस्ट कॉमनली रेक्टम इन्वॉल्व होता है। क्रोन्स डिजीज के अंदर इन्होंने हिस्ट्री दी है हमें कि राइट लोअर क्वाड्रेंट मतलब राइट साइड में पेन हो रहा है। तो मोस्ट कॉमनली शायद क्रोन्स डिजीज की वजह से होगा, जो खाना खाने के बाद वर्सन हो रहा है। ऑब्वियसली जब खाना खा लेंगे तो फुट जाएगा, तो उसके बाद वहाँ पे अल्सर्स होते हैं ना, उनको इरिटेट करेगा तो पेन होगा। उसके बाद अनइंटेंशनली 8 kg का वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि डायरिया इतना ज़्यादा हो रहा है। एपिसोड्स ऑफ माउथ अल्सर्स एंड फटीग वगैरह। ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। इन्वेस्टिगेशन हमने की, माइल्ड पैलर, राइट लोअर क्वाड्रेंट टेंडरनेस एंड पेरिएनल फिशर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये हिस्ट्री में दिया जाता है पेरिएनल फिशर्स। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कैसे होता है, कैसे इसको अप्रोच करना होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना होता है। अब हमने ब्लड के अंदर जो टेस्ट किया उसमें CRP इंक्रीज था, मतलब कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ थी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी। क्यों? क्योंकि इलियम इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे B12 का एब्जॉर्प्शन फिर हो नहीं पाता, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। क्रोन्स भी वहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सरफेस को कम कर देती है एंड B12 का एब्जॉर्प्शन वहाँ पे नहीं हो पाता। कोलोनोस्कोपी करते तो इसमें एक फीचर होता है कोबलस्टोन मिकोजा, वो हमें डिस्कस करेंगे। स्किप लीजन यहाँ पे होते हैं, और इसके दूसरा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वहाँ पे हमारे कंटिन्यूस लीजन होते हैं। बायोप्सी करेंगे तो नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा यहाँ पे बनता है। ग्रैनुलोमा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या बनता था बायोप्सी के अंदर, क्रिप्ट एब्सेस होता था वहाँ पे। ठीक है। बेरियम मील अगर करेंगे तो स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर होता है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एंटीबॉडीज कौन सी होती है, ASCA मतलब एंट्री सैक्रोमाइसिस सर्विसी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सी होती थी, PN प्रेजेंट होती थी। वहाँ पे बेरियम मील में कौन सा साइन दिखता था हमें, पाइप स्टेम अपीयरेंस, मतलब पूरे होस्ट्रेशंस लॉस हो जाते थे। उसके बाद ये हमारा कोबलस्टोन अपीयरेंस है मिकोजा की, कोलोनोस्कोपी के अंदर हमने देखा। और ये हमें जब हमने इन पेशेंट का बेरियम मील किया तो स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर दिखा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनकी हिस्ट्री में थे एनल फिशुला वगैरह थे, फिशर्स वगैरह थे। ये एनस है, तो यहाँ पे अंदर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, स्किन के ऊपर भी, वो भी हम भी डिस्कस करेंगे। अब ये कंपैरिजन के लिए पिक्चर है कि जो क्रोन्स डिजीज होता है उसमें क्या होता है, स्किप लीजन होते हैं। यहाँ पे लीजन है, फिर नॉर्मल मिकोजा है, फिर लीजन है, फिर नॉर्मल मिकोजा है, फिर लीजन है, नॉर्मल है। तो दीज आर स्किप लीजन्स। बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके अंदर हमारा रेक्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे रेक्टम स्पेयर होता है, नहीं होता इन्वॉल्व। और यहाँ पे हमारे कंटिन्यूस अल्सर होते हैं, कोई स्किप अल्सर्स, कोई स्किप लीजन्स नहीं होते हैं। ये हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं होती। यहाँ पे नोड 2 म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस होने की वजह से क्या हो जाएंगे, स्ट्रिक्चर्स बन जाएंगे। अगर हमारा ऐसे इंटेस्टाइन है, ठीक है, इलियम ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं फाइब्रोसिस हो के। ठीक है। अब यहाँ पे जब फूड आएगा, हम खाना खाएंगे तो वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे फिर बंदे को पेन होगा, उसको बोलते हैं कोल्की पेन, जो क्रोन्स डिजीज़ के अंदर होता है। तो फाइब्रोसिस की वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्चर्स वगैरह बन जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होता है, क्रोन्स टर्मिनल इलियम के अंदर होता है। रेक्टम इन्वॉल्व नहीं होता, मैंने आपको बताया। स्किप लीजन्स होते हैं, कोबलस्टोन पैटर्न होता है। ठीक है। उसके बाद एंटायर गट कैन बी इन्वॉल्व एंड अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन सबसे पहले क्या होगा, एप्थस अल्सर होते हैं, वो फिर हमारे सर्पिजिनस अल्सर बना देते हैं। ठीक है। एक होता है सर्पिजिनस अल्सर, आप पढ़ोगे ईसोफेगस के अंदर भी होते हैं। ठीक है। तो वो किस चीज़ की वजह से होते हैं, वो बेसिकली साइटोमेगालोवायरस है, जिनकी वजह से ईसोफेगस के अंदर सर्पिजिनस अल्सर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्थस अल्सर होंगे एंड वो फिर हमारे सर्पिजिनस अल्सर के अंदर प्रोग्रेस कर जाएंगे। अब यहाँ पे कोबलस्टोन अपीयरेंस क्यों आ रहा है, कोबलस्टोन पैटर्न क्यों है हमारे मिकोजा का, बिकॉज ऑफ सब मिकोजल फाइब्रोसिस वगैरह हो रही है, तो इरेगुलर अपीयरेंस आती है मिकोजा की। ठीक है। उसके बाद आएगा ये हमारे यहाँ पे अल्सर्स हैं। ठीक है, सर्पिजिनस अल्सर्स।
देन ये कोबल स्टोन अपीयरेंस है, मैंने बताया कि सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस वगैरह हो रही है, तो ये म्यूकोजा है, फिर यहाँ पे फाइब्रोसिस वगैरह ऐसे कोबल स्टोन अपीयरेंस। उसके बाद यहाँ पे भी हमें अल्सर्स दिखाए गए हैं, स्किप लीजन्स हैं, यहाँ पे लीजन है, यहाँ पे नहीं है, अल्सर्स दिखाए हुए हैं इस केस के अंदर भी। बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स में मैंने आपको बताया कोल की पेन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइब्रोसिस की वजह से, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से फाइब्रोसिस हो रहा है, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से कोल की पेन होगा। बाइल एसिड डायरिया, अब क्या होता है कि इलियम इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे बेसिकली बाइल एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बाइल एसिड, तो वो क्या करेगा, फिर वाटर को अपने साथ खींच लेगा, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर वाटर को खींच लेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सरफेस कम हो गया या फिर म्यूकोजा डैमेज हो गया, जो भी है, तो बाइल एसिड्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपने साथ पानी खींच लेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइल एसिड डायरिया बोल रहे हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, हम कुछ ऐसा दे सकते हैं पेशेंट को जो बाइल एसिड्स के साथ बाइंड कर जाए। ठीक है, बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना ले, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो स्टूल में पास हो जाए। ठीक है, अब वो क्या हो सकता है, कोलिस्टाइरामिन, वो बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन होता है जो बाइल एसिड को बाइंड कर देता है। अब इसका एक और फ़ायदा भी होता है कोलिस्टाइरामिन का। क्या फ़ायदा होता है, अब कोलिस्टाइरामिन ने क्या किया कि जो भी इंटेस्टाइन के अंदर बाइल एसिड्स वगैरह प्रेजेंट थे उनसे बाइंड कर लिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, उनको बाहर को स्टूल्स में निकाल दिया। ठीक है, अब बॉडी को क्या लगा कि बाइल एसिड नहीं है, कम है, तो लीवर क्या करेगा, लीवर अपने कोलेस्ट्रॉल्स को यूज़ करके बाइल एसिड्स बनाएगा फटाफट, तो वो क्या करेगा, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल्स के स्टोर कम हो जाएंगे, मतलब कि एलडीएल कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से, जो एलडीएल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो कम हो जाएगा और पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक हो जाएंगे। ये भी एक फ़ायदा होता है इसका। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, एब्सेस बन जाते हैं इसके अंदर। क्यों? बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये हमारा इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हमारा म्यूकोजा आता है, फिर सब म्यूकोजा आता है, ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, सीरोजा वगैरह होता है, तो यहाँ पे हमारा अल्सर बनेगा। ओके, तो वो अल्सर अगर ऐसे बनेगा, तो अल्सर यहाँ पे, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो क्या हो रहा था कि जो हमारा अल्सर है ना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैं यहाँ पे बनाऊंगी, यहाँ पे क्रोन्स का, तो यहाँ पे हमारे अल्सर सब म्यूकोजा में आते हैं, फिर वो हॉरिजेंटली ट्रैवल कर जाते हैं, ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो डीप नीचे तक नहीं जा पाते। बट क्रोन्स के अंदर हमारे जो अल्सर्स हैं वो बिल्कुल नीचे डीप तक जाते हैं। अब वो अल्सर डीप जा रहे हैं, यहाँ से कोई बैक्टीरिया वगैरह है वो भी यहाँ से एंटर करके नीचे जा सकता है, और वो यहाँ पे जाके पस बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेस पस वगैरह बना देता है, ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ब्लड भी आ सकता है साथ में, और यहाँ पे हमारे माइंट्रिक प्लेक्सस वगैरह भी होते हैं, नर्व वगैरह, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं अल्सर। सीरियल इन्फ्लेमेशन हो रही है, एडिशंस बन जाते हैं इनके अंदर, बाउल इन, अगर फेलोपियन ट्यूब के साथ एडिशन बन गए तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है पेशेंट के अंदर। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाए जो मैंने आपको बोला था, स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, फिर फूड आगे पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, और ये फिर इसका साइज़ बढ़ जाता है, एंड ये कोल की पेन हो जाता है पेशेंट को। अब नेक्स्ट चीज़ होती है फिस्चुला। अब हमारा क्या होता है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि ये ऐसे एनस होता है, एनस 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक मसल होती है, कौन सी, प्यूबो रेक्टालिस, ये मसल होती है, और यहाँ पे एंगल नॉर्मली कितना होता है, 120, ये आपको बेसिकली पता होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारा यहाँ पे ना एक फिस्चुला बन जाता है, यहाँ पे सपोज ये फिस्चुला बन गया। अब इससे क्या होगा कि यहाँ के जो सिक्रीशंस है इससे बाहर, ये स्किन है यहाँ पे हमारी, यहाँ बाहर को आएंगे। अब साथ में यहाँ पे हमारी एनस में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं हम ग्लैंड्स ऑफ बोल। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ बोल। अब ये ग्लैंड्स एक फाउल स्मेलिंग सिक्रीशंस, बहुत गंदी स्मेल के सिक्रीशंस को सिक्रीट करती हैं, जो हमारे यहाँ फिस्चुला से, फिशर से बाहर की तरफ आएंगे, और हमारे क्लोथ्स वगैरह को भी स्टेन कर देंगे। पेशेंट जो उसमें से गंदी स्मेल आएगी, तो ये एक मोस्ट कॉमन फीचर यहाँ पे होता है। पेरिएनल फिस्चुला वगैरह बहुत बैड स्मेलिंग होते हैं। वेसिकोकोलिक फिस्चुला हो सकते हैं, कोलोन और वेसिको मतलब ब्लैडर के अंदर फिस्चुला। एंटेरोक्यूटेनियस मतलब ऊपर एब्डोमेन में, स्किन में फिस्चुला हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एनल फिशर दिखा हुआ है यहाँ पे, इसका फिस्चुला भी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्कअप, क्या करेंगे हम, मैंने बताया था एंटीसेक्रोमाइसिस सर्वेसी एंटीबॉडीज़ के अंदर होती, इनके अंदर होती है। इमेजिंग में कोबलस्टोन पैटर्न मैंने आपको बता दिया था, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस वगैरह हो रही है। बायोप्सी में ग्रैनुलोमा बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या बनते हैं, क्रिप्ट एब्सेस होती है। बेरियम मिल करेंगे तो हमारा स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर होता है। यहाँ पे क्यों हो रहा है स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर, इस फोटो में आप देखो, ड्यू टू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अगर स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे तो ये इसकी डायलेट हो गया, और यहाँ पे आगे स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर बन गया। ठीक है, स्ट्रिंग के जैसा। ये हमारी कोबलस्टोन स्टोन अपीयरेंस है। कोलोनोस्कोपी में बेरियम मील के अंदर ऐसा दिखता है,
और यहाँ पे हमारा एक ग्रैनुलोमा हमें दिख रहा है, नॉन कैजिएटिंग। उसके बाद ये अल्सर्स ही दिखाए हुए हैं। अब ट्रीटमेंट में हम स्टीरॉइड्स देते हैं, ना कि मेज़ेलामाइन। अब मेज़ेलामाइन क्यों नहीं देते या फिर सल्फासेलाजिन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि सल्फासेलाजिन में क्या होता है, सल्फासेलाजिन बेसिकली 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड होता है उसके अंदर। तो सल्फासेलाजिन कब 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के अंदर एक्टिवेट होता है? जब उसके ऊपर लार्ज गट यानी कि कोलोन के लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया जब उसके ऊपर एक्ट करते हैं ना, तो 5 ASA बनता है। फिर उसका एक्शन क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इसका, ठीक है। अब क्रोन्स डिजीज़ तो कहाँ की प्रॉब्लम है? स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है ना, लार्ज इंटेस्टाइन की तो नहीं है। तो ये तो सल्फासेलाजिन तो लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके ऐड कर रहा है, वहाँ पे तो नहीं कर रहा, तो इसको हम क्रोन्स डिजीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। बाइल एसिड डायरिया में हम कोलेस्टायरामिन यूज़ करते हैं, क्योंकि बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन है, बाइल एसिड को बाइंड कर लेगा और स्टूल में पास करवा देगा। नहीं तो क्या होता है, बाइल एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब तो हो ही नहीं रहे ना, क्योंकि मिकोजा डैमेज हो चुका है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा उनका, तो वो वाटर को साथ में खींच लेते हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, ठीक है। एज़ाथायोप्रिन हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसकी स्पेलिंग देख लेना, एज़ाथायोप्रिन होता है। उसके बाद इन्फ्लिक्सीमैब होता है, वो यहाँ पे दे सकते हैं। TNF अल्फा एंटागोनिस्ट होता है, वो हमारे फिस्टुला वगैरह को ठीक कर देता है। ये मेज़ेलामाइन की फ़ोटो है। देन फर्दर हमारी कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जो कि स्किन मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। ओस्टियोपोरोसिस होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है ना, इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, 6 वगैरह। ये क्या करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, ओस्टियोब्लास्ट को इनिबिट कर देते हैं। अब क्लास्ट क्या होता है, जो बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हो सकते हैं, आर्थराइटिस काफ़ी कॉमन है, ओके, ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन भी हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोन्स डिजीज़। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। सो एक कंपैरिजन की वीडियो में इनके बाद डाल दूंगी। तो हम ऐसे ही 1 बाय 1 हर डिजीज़ का केस स्टडी के साथ फर्दर एंड तक डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे।